Hello student. So today we will covering the five important case laws regarding insolvency. So the first case law we are covering is case number one, Lalit Mishra and ORS versus Sharon Biomedicine Limited and ORS। ये एनसीएलटी का केस था। इस केस में ये हुआ था कि एक प्रमोटर है, प्रमोटर कंपनी के, मान लीजिए मिस्टर अडानी क्या है, प्रमोटर है अपनी कंपनी के। एंड उनके क्या हो गए, डेट्स हो गए काफी। तो डेट होने की वजह से उनकी कंपनी जो है वो डिफॉल्ट कर गई है, यानी कि डेट पे नहीं कर पाई। तो डेट पे नहीं कर पाई, इस वजह से जो फाइनेंशियल क्रेडिटर थे या फिर जो अदर क्रेडिटर्स थे कंपनी के, उन्होंने क्या करा, सीआईआरपी इनिशिएट कराने के लिए एप्लीकेशन दे दी एनसीएलटी को। अब एनसीएलटी क्या करेगा, सीआईआरपी करेगा, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी करेगा, कंपनी को रिवाइव करेगा। अडानी जो कंपनी है, वो कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही थी ना, बट कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से, लैक ऑफ मिसमैनेजमेंट और बोले तो काफी ज्यादा डेट लेने की वजह से कंपनी क्या हो गई, कंपनी डिफॉल्ट कर गई। कंपनी तो अच्छी थी, बट कुछ मिसमैनेजमेंट, कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जिसकी वजह से कंपनी डाउन हो गई। तो सर इसमें हम कंपनी को बंद तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, कंपनी को पहले रिवाइव करना होगा। और रिवाइव करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और उनमें से एक स्टेप होता है रेजोल्यूशन प्लान, यानी कि कंपनी को रिवाइव किया जाता है और रेजोल्यूशन प्लान मांगा जाता है कि कंपनी को रिजॉल्व कर सके। तो सर कंपनी को रिजॉल्व करने के लिए एनसीएलटी ने क्या करा, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करा, जो कि क्या करेगा, इनवाइट करेगा रेजोल्यूशन प्लान, जिसे हम आरपी बोलते हैं। तो सर जब वो आरपी आता है, उसे अप्रूव कौन करता है, अगर आप अभी एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपको पता होगा कि वो सीओसी अप्रूव करता है। तो सीओसी ने अगर वो प्लान अप्रूव कर दिया, इस केस में ये चीज हेल्ड हुआ था कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये था कि जो प्रमोटर है, जो प्रमोटर है उनको क्या वो रेजोल्यूशन प्लान सही है या गलत है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पुट करने का राइट है या नहीं है। यानी कि अगर मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, मैं अडानी हूं, तो क्या मैं उस रेजोल्यूशन प्लान पे ये कह सकता हूँ कि मुझे ये प्लान अच्छा नहीं लगा, क्या आप दूसरा प्लान जो है अप्रूव करा सकते हैं या फिर इनवाइट करवा सकते हैं। तो सर इस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में ये हेल्ड हुआ इस केस में कि रेजोल्यूशन प्लान को प्रमोटर चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सर जो दिन कंपनी को देखना पड़ा है ना सर, मतलब जो कंपनी चांद पे थी और आज जमीन पे आ गई है, तो किसकी वजह से आई है सर, ऑब्वियसली प्रमोटर ऑफ द कंपनीज, यानी कि प्रमोटर के कुछ मिसमैनेजमेंट, कुछ ऐसे डिसीजंस की वजह से कंपनी डिफॉल्ट करा है। और प्रमोटर की ही अब हम बात सुनेंगे कि ये रेजोल्यूशन प्लान सही है या गलत है। तो सर इस केस में यही हेड हुआ कि प्रमोटर की बात नहीं सुनी जाएगी। रेजोल्यूशन प्लान अगर सीओसी यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या जो अदर क्रेडिटर्स है, उन्होंने अगर अप्रूव कर लिया है, तो प्रमोटर ये नहीं कह सकता कि मुझे ये प्लान अच्छा नहीं लगा, या उस प्लान को वो चैलेंज नहीं कर सकता। तो सर यहाँ पे इस केस में यही लीगल इशू बना था कि वेदर प्रमोटर कैन चैलेंज द रेजोल्यूशन प्लान, क्या वो चैलेंज कर सकता है, सेइंग दैट नो अमाउंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर देम अंडर रेजोल्यूशन प्लान। यानी कि एक रेजोल्यूशन प्लान आया, यानी कि आपने जो है रेजोल्यूशन प्लान दिया कि मैं इस कंपनी को खरीदना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी में एक अमाउंट इन्फ्यूज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी रिवाइव हो जाए। बट सर यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रमोटर है, उसके अगेंस्ट में कुछ ये बातें उसको पसंद नहीं आई। क्या पसंद नहीं आई सर, रेजोल्यूशन प्लान में प्रमोटर को कुछ अमाउंट देना चाहिए था, ऐसा प्रमोटर कह रहा है, बट प्रमोटर को कोई अमाउंट नहीं मिला। किसको मिलता है सर अमाउंट, देखिए डिफॉल्ट हुआ है ना कंपनी में, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जो अमाउंट पे करना था, जो डेट आउटस्टैंडिंग था, जो डेट डिफॉल्ट हो चुका था, वो अमाउंट देना था। अदर क्रेडिटर्स थे, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आपने सुना है, तो सर उनको जो है वो डेट का अमाउंट देना था। वर्कमैन का ड्यूज रह रहा था सर, वर्कमैन कौन, जो एम्प्लॉयज हमारी कंपनीज में काम करते हैं, उनको ड्यूज देना रह रहा था, वो पेंडिंग था, तो उनको पे किया जाता है। उसके बाद जो अदर लायबिलिटीज रहती है कंपनी की, उनको पे ऑफ किया जाता है, ताकि कंपनी दोबारा जो डेट है, यानी कि जो इंसॉल्वेंट हो गई है, उसको रिवाइव करा जा सके, उसको सॉल्वेंट करा जा सके। प्रमोटर ये कह रहा है कि उसको भी एक अमाउंट दिया जाना चाहिए, कि कंपनी अगर रिवाइव हो रही है तो उसको भी एक अमाउंट दो, क्योंकि वो भी उस कंपनी में एक एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा था। तो सर इस केस में ये चीज हेल्ड हुआ, यानी कि ये डिसीजन दिया
कि प्रमोटर को कुछ नहीं मिलेगा, कोई अमाउंट उसको नहीं दिया जाएगा और कोई अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं होगा रेजोल्यूशन प्लान में। क्यों? क्योंकि प्रमोटर के ही कुछ नादानी, कुछ गलती की वजह से, कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हुई थी। तो सर अपील जो है किसकी? प्रमोटर की डिसमिस कर दी। किसने कर दी सर? एनसीएलटी ने कर दी। और आंसर में क्या लिखा कि नहीं, प्रमोटर चैलेंज नहीं कर सकता सर। यही था सर इस केस में। और आपको याद यही रखना है कि सिंपल सी चीज कि प्रमोटर क्या चैलेंज कर सकता है रेजोल्यूशन प्लान को। आपको केस स्टडी बन के आएगा एग्जाम में, काफी लंबा, 1 पेज का, 2 पेज का भी बन के आ सकता है। बट आपको ये देखना है कि वहां पे लीगल इशू क्या बन रहा है। लीगल इशू यही है कि अगर प्रमोटर रेजोल्यूशन प्लान को चैलेंज कर रहा है या किसी कोर्ट ने उसको अप्रूव भी कर दिया है कि प्रमोटर कर सकता है, तो आपको यही केस का रेफरेंस देना है कि सर ललित मिश्रा के केस में यही हेल्ड हुआ था कि प्रमोटर चैलेंज नहीं कर सकता, प्रमोटर को कोई अमाउंट हम नहीं दे सकते। तो सर यहीं पे ये केस लॉ खत्म होता है। नेक्स्ट केस पे हम लोग जाते हैं। ये तो सब बेयर एक्ट है, इसी को आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद सेकंड केस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है शालिनी पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस देना बैंक, जो कि एनसीएलटी के पास गया था केस। सर इस केस में क्या हुआ था? यहाँ पे लीगल इशू ये था कि कॉज ऑफ एक्शन हुआ। कॉज ऑफ एक्शन से यानी कि कुछ भी डिफॉल्ट हुआ, तो डिफॉल्ट होने के बाद वो केस जो इनिशिएट करना था, यानी कि मैं एक पर्सन हूँ, मुझे केस इनिशिएट करना है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, कुछ डिफॉल्ट हुआ, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन हुआ सर, बिल्कुल हुआ। अब मुझे कहाँ केस पे इनिशिएट करना है सर? मुझे यहाँ पे इस केस के अकॉर्डिंग डीआरटी में जाना था। तो डीआरटी में मैं गया, केस इनिशिएट करा। कितना टाइम होता है जब भी कॉज ऑफ एक्शन यानी कि डिफॉल्ट होता है? वहां से लिमिटेशन पीरियड लगता है। यानी कि आपके साथ कोई भी डिफॉल्ट हुआ तो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है कि आपको केस फाइल करना पड़ेगा। तभी जो है आप सामने वाली पार्टी से जो भी अमाउंट आप डेट रिकवर करना चाहते हो, जो भी डिफॉल्ट हुआ है, उसको रिकवर कर सकते हो इनफोर्सिबली। अदरवाइज मान लीजिए 3 साल से ज्यादा हो गया, आपने किसी को पैसा दिया है, तो वो पैसा रिकवर नहीं कर सकते अगर आपने केस इनिशिएट नहीं करा एज पर लिमिटेशन एक्ट 3 साल के अंदर। तो सर आप कभी भी किसी अपने दोस्त को, किसी भी फैमिली मेंबर्स को पैसे देते हैं ना, कोई भी डेट देते हैं, तो सर आपके पास जो राइट है कि उसको लीगली आप एनफोर्स करा सके, रिकवर कर सके, तो 3 साल होता है। 3 साल तक आप क्या करें जनरली? आप कोर्ट में जाके केस इनिशिएट कर दीजिए कि इन्होंने डिफॉल्ट करा है। तो सर मैंने भी वही करा। कॉज ऑफ एक्शन हुआ, कॉज ऑफ एक्शन से 3 साल के अंदर मैंने डीआरटी में जाके यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाके केस इनिशिएट कर दिया सर। उसके बाद मैं चाहता था कि यार डीआरटी काफी टाइम लगा रहा है और आईबीसी यहाँ पे एक नया एक्ट आया हुआ है, तो क्या मैं इसको आईबीसी में जाके फॉरवर्ड कर दूं एप्लीकेशन? तो सर मैंने वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी आगे आईबीसी में। तो सर क्या लिमिटेशन पीरियड वहां पे लगेगा? तो सर इस केस में ये हुआ था, मैं आपको बताऊं तो इसमें मैंने थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल भी आपको जो है मेंशन करा हुआ है। एग्जाम्पल ये है कि डिफॉल्ट अगर 26 फरवरी 2015 को जो है आपका डिफॉल्ट हुआ, उसके बाद डीआरटी के पास आपके पास जाने का समय है। आप डीआरटी में गए 2016 में, टाइम कितना लगेगा आपको? 3 साल का जो है लिमिटेशन पीरियड लगेगा। अगर 2015 में आपका डिफॉल्ट हुआ है तो 15, 16 और 17, 3 साल के अंदर आपको केस इनिशिएट कर देना है डीआरटी के अंदर या कोई भी कंसर्न अथॉरिटी के पास जाके। आपने लिमिटेशन के अकॉर्डिंग जो है केस फाइल कर दिया, जैसा कि एग्जाम्पल में गिवन है। उसके बाद आईबीसी में जाने के लिए, अगर आपको वहां से आईबीसी में जाना है, तो मान लीजिए आप 2015 में आपने डिफॉल्ट करा, 2016 में ही आप अगले साल ही आप डीआरटी में चले गए, और 2018 में आपने सोचा कि सर मैं सोच रहा हूँ कि आईबीसी में जाके केस इनिशिएट करता हूँ। क्यों करता हूँ सर? क्योंकि आईबीसी में सर काम अच्छा चल रहा है। क्यों अच्छा चल रहा है? क्योंकि सर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस है, यानी कि जो केस है वो जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे और आपको जो है आपका अमाउंट रिकवर जल्दी हो जाएगा। तो सर आप 2015 में आपका डिफॉल्ट हुआ, 2016 में आप डीआरटी के पास गए और 2018 में आपको आईबीसी जाना है, यानी कि लिमिटेशन पीरियड तो एक्सपायर हो गया ना सर। लिमिटेशन पीरियड कितना था सर? सर अगर 2015 में आपका डिफॉल्ट हो रहा है तो 15, 16, 17, 3 साल का लिमिटेशन था। बट आप आईबीसी में कब जा रहे हैं? 2018 में आईबीसी में जा रहे हैं। तो सर यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। इसी फैक्ट्स पर जो है वो केस गया एनसीएलटी के पास। तो एनसीएलटी ने ये हेड करा, अगर आप कॉज ऑफ एक्शन से यानी कि जब भी डिफॉल्ट हुआ है वहां से कोई भी कंसर्न अथॉरिटी के पास 3 साल के अंदर केस फाइल कर देते हैं,
और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आईबीसी में आपका केस इनिशिएट हो, क्यों? क्योंकि आईबीसी में काम अच्छा चल रहा है, तो सर उस केस में आपका लिमिटेशन पीरियड जो है ना सर, उसको हम लोग जो है प्रिज्यूम नहीं करेंगे और वो नहीं मानेंगे कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हुआ है। आप चाहे 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर केस को ट्रांसफर करा सकते हैं। तो यही हैंड हुआ कि क्वेश्चन इन्वॉल्व यही था इस केस में, वेदर वी कैन ट्रांसफर टू द आईबीसी इवन लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्ड, यानी कि हम डीआरटी से आईबीसी में क्या जा सकते हैं अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया है। तो सर जो अपील थी वो डिसमिस हो गई कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर नहीं होगा सर, उसको माना जाएगा कि वो फुलफिल हुआ है, क्योंकि आपने कॉज ऑफ एक्शन से डीआरटी तक उसको केस इनिशिएट कर दिया है। तो सही इस केस में यही था कि क्या लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होगा अगर आपने ऑलरेडी जो है केस इनिशिएट कर दिया है और आपको केस को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। बिल्कुल सर। उसके बाद थर्ड जो केस हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस गल्फ कॉयल लुब्रिकेंट इंडिया लिमिटेड एंड अनदर। ये भी जो है एनसीएलटी का केस था। सर सिंपल इस केस में यही हुआ था कि क्या हम एक बार केस, मान लीजिए मैं एप्लीकेंट हूं और मैंने केस को इनिशिएट कर दिया, तो क्या मैं उस केस को, यानी कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे केस इनिशिएट नहीं करना था, तो क्या मैं उस केस को विड्रॉ कर सकता हूँ? आप समझे बात को, मैं एक एप्लीकेंट था, फाइनेंशियल क्रेडिटर था या ऑपरेशनल क्रेडिटर था। मैंने क्या करा, एप्लीकेशन मेरे हाथ में रखी है, देखिए सर, इसको मैं आपके पास ले आया। आप कौन है? एनसीएलटी है। तो सर एनसीएलटी के पास अगर मैं एप्लीकेशन ले आया, अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे नहीं देना चाहिए था, कंपनी जो है सही चल रही है, तो क्या मैं उस एप्लीकेशन को वापस रिवोक कर सकता हूँ, यानी कि उसे विड्रॉ करा सकता हूँ? तो सर इस केस में यही हैंड हुआ, अगर सीओसी फॉर्म हो चुका है, सीओसी मतलब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनते हैं ना सर, एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो पहला काम क्या होता है कि सीओसी फॉर्म करी जाए, और एक बार अगर सीओसी फॉर्म हो जाती है तो 90% कंसेंट लगता है सीओसी का, अगर आप क्या करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर सीओसी फॉर्म नहीं हुआ है सर, सीओसी अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, एप्लीकेशन तो चली गई है, सीओसी फॉर्म नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको एनसीएलटी का ही अप्रूवल लगेगा, क्योंकि सीओसी तो फॉर्म नहीं हुआ है ना सर, और एप्लीकेशन किसके पास गया है, एप्लीकेशन तो एनसीएलटी के पास गया है। तो एनसीएलटी से ही आपको क्या करना है, बाबूजी हमें क्षमा कर दीजिए, गलती से एप्लीकेशन आपके पास चलेगी उड़ते उड़ते, तो वो वापस हो जाएगी और केस जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे दो ही बातें थी, अगर सीओसी फॉर्म हो गया है तो 90% कंसेंट लगेगा सीओसी का, अगर सीओसी फॉर्म नहीं हुआ है तो सर एनसीएलटी का अप्रूवल लगेगा, क्योंकि सीओसी अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। तो सर इस केस में यही था। नेक्स्ट जो केस है, केस नंबर 4, जेके जूट मिल मजदूर मोर्चा लिमिटेड। तो सर इस केस में क्या हुआ था, वेदर द ट्रेड यूनियन कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी, क्या ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन दे सकता है सीआईआरपी के लिए एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर टू एनसीएलटी अंडर आईबीसी? इस केस में यही हुआ था कि ट्रेड यूनियन को हम ओसी मानेंगे या नहीं मानेंगे, और अगर मानेंगे तो क्या वो एप्लीकेशन दे सकता है अंडर सीआईआरपी के लिए, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, कंपनी के रिवाइवल के लिए क्या वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? तो सिंपल सा लीगल इशू था, और इसमें यही हेल्ड हुआ कि यस, जो ट्रेड यूनियन है, जो यानी कि मान लीजिए जितने भी ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड है, यहाँ पे एक चीज है कि ट्रेड यूनियन जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड उसने मतलब एक एग्रीमेंट किया हो कंपनी के साथ। तो सर वो बॉडी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, वो ट्रेड यूनियन जो है एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ही वो जो है एप्लीकेशन दे सकता है फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। तो सर अपील यहाँ पे अलाउड करी गई। बस यहाँ पे ज्यादा इतना कुछ था नहीं केस में, सिंपल याद रखना है कि ट्रेड यूनियन क्या एप्लीकेशन दे सकता है, हाँ वो बॉडी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। लास्ट जो केस लो हम लोग करने वाले हैं, प्रणामी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कियोन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। ये केस भी जो है एनसीएलटी के पास गया। इस केस में क्या हुआ कि हमें ये चेक करना है कि हमें डिफॉल्ट कहाँ से लेना है। जनरली दो तरीके के डिफॉल्ट होते हैं, एक डिफॉल्ट तो ऐसा होगा कि आपने कोई भी चीज परचेज करी और उसकी ईएमआई आप दे रहे हैं, तो ईएमआई जब आप दे रहे हैं तो डिफॉल्ट कब माना जाएगा, जब आपने लास्ट ईएमआई दी हुई है, यानी कि डेट ऑफ डिफॉल्ट का यहाँ पे मैटर है, यानी कि कोई भी डेट आप लोग दे रहे हैं किसी को, तो डिफॉल्ट कब माना जाएगा। तो एक तो ईएमआई वाला डिफॉल्ट हो गया और एक हो गया कंटिन्यूअस डिफॉल्ट।
ईएमआई वाला डिफॉल्ट में क्या होता है कि जब लास्ट ईएमआई जब आप पे नहीं कर पाए ना, तो जो लास्ट ईएमआई की डेट होगी वहां से हम मानेंगे कि डेट ऑफ डिफॉल्ट हुआ है, और वहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, और वहां से जो है एक इंटरेस्ट भी आपके ऊपर लेवी होगा, है ना सर। अब दूसरी चीज ये है कि कंटिन्यूअस डिफॉल्ट। कंटिन्यूअस डिफॉल्ट का मतलब मैं आपको समझाऊं, अगर आप कोई फ्लैट बायर है और आप जो है किसी डेवलपर को अमाउंट दे रहे हैं 2 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, तो आपने तो 30 करोड़ रुपीज दे दिया। अब वो जो 30 करोड़ रुपीज पे आपने दिया डेवलपर को, अब वो उसका क्या बनाएगा, फ्लैट बनाएगा। अब फ्लैट बनाने में आपको पता है कि डेवलपर कितना टाइम कंज्यूम करता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल भी वो जो है लगा देता है उस फ्लैट को बनाने में, और शायद नहीं भी बनता है, क्योंकि फ्लैट पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि वो उसको अलॉट भी हो। तो सर, अब जो अमाउंट आपने 20 करोड़, 30 करोड़, जितना भी अमाउंट था उसको दिया, उस पर आप एक इंटरेस्ट तो अर्न कर सकते थे ना। बट अब वो डिफॉल्ट कब माना जाएगा? फ्लैट बायर जो डेवलपर है वो तो कह रहा है कि सर डिफॉल्ट माना जाएगा उस दिन से जिस दिन मैंने कहा कि मैं फ्लैट आपको नहीं दे सकता। बट यहाँ पे जो है फ्लैट बायर बोल रहा है कि डिफॉल्ट माना जाए उसी दिन से जिस दिन से हमने उसको अमाउंट दिया। तो सर ये था एक कंटिन्यूअस डिफॉल्ट, यानी कि अमाउंट दे दिया और वो हर मंथ डिफॉल्ट करता ही जा रहा है। तो सर जिस दिन आपने एक अमाउंट दिया डेवलपर को, उसी दिन से हम लोग उसे डेट ऑफ डिफॉल्ट मानेंगे, और यहाँ पे टाइम बार्ड जो है ना, यानी कि लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए, आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं, आप जो है डेवलपर है, ठीक है, और डेवलपर नहीं, आप फ्लैट बायर है, क्योंकि आप समझेंगे कि आपकी तरफ से पैसा गया है, तो फ्लैट बायर ने यानी कि आप स्टूडेंट्स ने मुझे पैसा दिया। मैं कौन हूँ? मैं डेवलपर हूँ, आपको फ्लैट्स बना के दूंगा। अब मैंने क्या करा, बोला कि आपको 1 महीने में दूंगा, 2 महीने में, 3 महीने में, 10 महीने में, मैंने आपको नहीं दिया। अब क्या हुआ, 4 साल या 5 साल लग गए मुझे आपको फ्लैट बना के देने में, और तब भी मैं आपको फ्लैट नहीं बना के दे पाया। तो सर एक 20 करोड़ का अमाउंट आपसे मुझे रिसीव हुआ, अब ये मैंने क्या करा, डिफॉल्ट कर दिया। कितना टाइम लगा मुझे? 3 से 4 साल ज्यादा हो गए मुझे उस फ्लैट को बनाने में। अब एज अ फ्लैट बायर, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, आप क्या सोचेंगे कि यार मैंने सर को अमाउंट तो दे दिया और सर ने डिफॉल्ट भी कर दिया, बट यहाँ पे 3 साल का लिमिटेशन पीरियड तो एक्सपायर हो गया ना सर। क्यों सर? क्योंकि मैं अब केस इनिशिएट नहीं कर सकता आपके ऊपर। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, बट जो केस हेल्ड हुआ है ना, उसमें यही डिसीजन आया है कि जनरली 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। आपने डिफॉल्ट करा, आपने एक अमाउंट दिया, किसको? डेवलपर को अमाउंट दिया, कितने? फ्लैट बनाने के लिए। और फ्लैट बना के उसने दिया या नहीं दिया? नहीं दिया सर। कितना टाइम लग गया उसको हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाने में? सब 4-5 साल लग गए। बट डिफॉल्ट तो कब से माना जाएगा? डिफॉल्ट तो जिस दिन आपने अमाउंट दिया उसी दिन से डिफॉल्ट माना जाएगा। बट सर अब अगर उस दिन से डिफॉल्ट माना जाएगा तो 3 साल तो एक्सपायर हो गए। तो 3 साल को हमें कंज्यूम ही नहीं करना है, उसको हमें प्रिज्यूम ही नहीं करना है, यानी कि लिमिटेशन पीरियड कंटिन्यूअस डिफॉल्ट के केस में अप्लाई ही नहीं होगा। तो सर इस केस में यही एंड हुआ था कि अगर कंटिन्यूअस डिफॉल्ट का केस है तो डेट ऑफ डिफॉल्ट कब माना जाएगा? जिस दिन आपने अमाउंट दिया डेवलपर को, और यहाँ पे टाइम बार डेट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यानी कि लिमिटेशन पीरियड जो है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन है कि लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाला, क्योंकि केस किस चीज का है? कंटिन्यूअस डिफॉल्ट का है। और यहाँ पे कंटिन्यूअस डेट के अलावा दूसरा अगर डेट हो, यानी कि ईएमआई वाला डेट हो, वहां पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करता है। ठीक है सर। तो सर यही थे टॉप 5 केस लॉस थे यहाँ पे। और ये जो केस थे आईबीसी से रिलेटेड, मतलब इन 5 केस में से एटलीस्ट 2 केस लॉ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और रेस्ट के केस लॉस भी इसी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो है इसी चैनल पे आपकी आने वाली है। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ओके, गुड बाय।